नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। धर्मस्थलों पर लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखे डीएम और कप्तान। हाई कोर्ट। न्यूयॉर्क अडानी प्रकरण, सेबी ने मांगा जवाब, बाजार गिरकर फिर संभला। महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव नतीजे आज। देहरादून पंपिंग योजना की खराब गुणवत्ता पर ईई हुए निलंबित। पिथौरागढ़ भर्ती में यूपी बिहार के युवाओं को ना। देहरादून राजभवन ने लौटाया खेल विश्वविद्यालय विधेयक। हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के डीएम और एसपी को वहां के सभी धार्मिक स्थलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने शुक्रवार को उत्तरकाशी के अल्पसंख्यक सेवा समिति की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद ये निर्देश दिए हैं। अदालत ने डीजीपी से भी स्थिति से अवगत कराने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। मामले के अनुसार उत्तरकाशी की अल्पसंख्यक सेवा समिति ने दायर याचिका दायर कर कहा कि 24 सितंबर से कुछ संगठनों की ओर से भटवाड़ी रोड स्थित धार्मिक स्थल को अवैध बताकर उसे ध्वस्त करने की धमकी दी जा रही है। इस वजह से वहां दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई। ऐसे में राज्य सरकार को इस धार्मिक स्थल की सुरक्षा करने के आदेश दिए जाएं। याचिका में कहा गया है कि 1967 में जमीन खरीदकर यह धार्मिक स्थल बनाया गया था। वर्ष 1987 में वक्फ कमीशन ने इसका निरीक्षण किया और इसे वैध पाया था। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के नतीजे शनिवार को आएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित 15 राज्यों में उप विधानसभा उपचुनाव और 2 लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव के नतीजे आज ही आएंगे। केदारनाथ उपचुनाव के शनिवार को भी मतगणना होनी है। मतगणना के लिए चुनाव आयोग ने सभी इंतजाम पूरे कर लिए हैं। मतगणना त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे के बीच की जाएगी। इस दौरान मतगणना स्थल पर किसी भी व्यक्ति को बिना आई कार्ड या प्रवेश पत्र के भीतर नहीं जाने दिया जाएगा। शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि मतगणना के लिए कर्मियों की तैनाती पूरी की जा चुकी है। वहीं मतगणना सुबह 6-8 बजे शुरू होगी। सबसे पहले बैलेट पेपर के वोट गिने जाएंगे। इसके बाद ईवीएम के मतों की गिनती होगी। दोपहर तक तस्वीरें लगभग साफ हो जाएंगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 20 नवंबर को 12 जिलों में 38 सीटों पर मतदान हुआ था, जबकि पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर मत डाले गए थे। वहीं महाराष्ट्र में 20 नवंबर को सभी 288 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ था। महाराष्ट्र में अभी महायुति एनडीए की सरकार है और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। उधर झारखंड में इंडिया गठबंधन की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा की हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के पद पर हैं। एग्जिट पोल में दोनों राज्यों में एनडीए की सरकार बनती हुई बताई गई है। देहरादून राजभवन ने उत्तराखंड खेल विश्वविद्यालय विधेयक के स्वरूप के कुछ बिंदुओं पर असहमति जताते हुए राज्यपाल के संदेश के साथ सरकार को लौटा दिया है। विधेयक के कुछ बिंदुओं में संशोधन की सलाह दी गई। ये बिंदु राज्यपाल के अधिकारों से जुड़े हैं, जिन्हें खेल विभाग ने ड्राफ्ट तैयार करते हुए नजरअंदाज कर दिया था। राजभवन के सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। मानसून सत्र में पहले 7 विधेयकों में केवल यही विधेयक राजभवन में मंजूरी के लिए अटका था। सूत्रों के अनुसार राजभवन ने पाया कि विधेयक के ड्राफ्ट में कार्य परिषद में राज्यपाल के अधिकारों की अनदेखी की गई। विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में एक सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है, पर विधेयक इस बिंदु को शामिल नहीं किया गया है। साथ ही 3 और बिंदुओं पर आंशिक संशोधन होने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल जीवन मिशन के तहत बनी पौड़ी की चूनखेत पंपिंग योजना के निर्माण की खराब गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार अधिशासी अभियंता और अन्य अफसरों को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार शाम सचिवालय में जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को जल संरक्षण के लिए कराई गई ट्रेनिंग और जागरूकता कार्यक्रमों की भी जांच के आदेश दिए हैं। ट्रेनिंग कराने वाली संस्थाओं में उन्हें जारी धनराशि की भी जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री ने 1 महीने के अंदर प्रदेश भर में जल जीवन मिशन के तहत बनाए गए नलों के सत्यापन करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी घरों को चिन्हित किया जाए जहां नल लगने के बावजूद पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ऐसे संस्थानों की जियो टैगिंग के साथ पानी की आपूर्ति न होने के कारण को स्पष्ट कर शासन को अवगत कराया जाए। पिथौरागढ़ में चली प्रादेशिक सेना भर्ती में अब यूपी और बिहार के युवा यहां शामिल नहीं हो सकेंगे। उन्हें बिहार और मध्य प्रदेश जाकर भर्ती में शामिल होना होगा। दोनों राज्यों के युवाओं के लिए अलग से भर्ती कैलेंडर जारी किया जाएगा। पिथौरागढ़ में प्रादेशिक सेना टीए की भर्ती रैली आयोजित की गई है। रैली में उत्तराखंड के साथ यूपी बिहार के युवाओं का भी भीड़ उमड़ पड़ी। मौके पर लाठीचार्ज भी हुआ। बसों को लेकर मारामारी रही। रक्षा विभाग के जनसंपर्क अधिकारी देहरादून जनरल लेफ्टिनेंट मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि अभ्यर्थियों को असाधारण उपस्थिति को देखते हुए यूपी और बिहार के उम्मीदवारों के जिले अलग भर्ती कैलेंडर जारी किया जाएगा। कैलेंडर के हिसाब से दोनों राज्यों के युवाओं को भर्ती स्थल पर पहुंचना होगा। यूपी के युवाओं के लिए 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक भर्ती रैली रेजिमेंटल सेंटर दानापुर बिहार और महाराष्ट्र
महार रेजिमेंटल सेंटर सागर मध्य प्रदेश में हुई। बिहार के युवाओं के लिए बिहार रेजिमेंटल सेंटर दानापुर बिहार में जिलावार भर्ती 3 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच होगी। पिथौरागढ़ दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ली समीक्षा। बैठक विकास कार्यों पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं। जिले में चले विकास कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता का पूरा ध्यान रखा जाए। शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचे पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने कहा कि नए पर्यटक स्थलों को सरकार विकसित करने का निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी जिम्मेदारी के साथ कार्य करें ताकि सीमांत जनपद को आदर्श जिला बना जा सके। देहरादून कोच खिलाड़ियों के मानदेय और भत्तों में 5 गुना तक बढ़ोतरी। 38वें राष्ट्रीय खेलों के मद्देनजर सरकार ने खिलाड़ियों के कोच के भत्ते और प्रशिक्षण शिविर आयोजन के बजट को बढ़ा दिया है। इसमें 2 से 5 गुना तक इजाफा किया गया है। शुक्रवार को खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि राष्ट्रीय खेल का आयोजन 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक किया जाना प्रस्तावित है। इसके मद्देनजर खिलाड़ी कोच प्रशिक्षण शिविर के लिए पूर्व से चले रहे भत्तों के और बजट की राशि को बढ़ा दिया गया है। इसका विधिवत जीव जारी कर दिया गया है। हेड कोच को 75,000 के बजाय अब 1,25,000 मानदेय होगा, जबकि सहायक कोच को 40 के बजाय 80,000 रुपये और फिजियो मनोवैज्ञानिक पोषण विशेषज्ञ का मानदेय 60,000 रुपये प्रति माह रहेगा। देहरादून पीएम पोषण की जमीनी हकीकत की होगी जांच। समग्र शिक्षा अभियान पीएम पोषण योजना समेत केंद्र सरकार की सहायता से चलने वाली योजनाओं की जमीनी सच्चाई की जांच होगी। नीति आयोग ने योजनाओं के मूल्यांकन के लिए सघन सर्वेक्षण शुरू करने जा रहा है। HNV गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की मदद से योजनाओं को सर्वेक्षण समीक्षा की जाएगी। गढ़वाल मंडल में SSA और पीएम पोषण योजना के लिए देहरादून और पौड़ी के स्कूलों को चुना गया है। विश्वविद्यालय की टीम इन स्कूलों में जाकर योजना पर अब तक हुए और वर्तमान में जारी कार्यों की समीक्षा कर नीति आयोग को रिपोर्ट देगी। APD SSC ने दोनों जिलों के CEO को सर्वेक्षण कार्यक्रम का ब्यौरा देते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड रोडवेज खरीदेगा 500 नई बसें। उत्तराखंड रोडवेज 500 नई बसें खरीदने की तैयारी कर रहा है। प्रबंधन इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे शासन को भेजने की तैयारी है। इन बसों को खरीद से गढ़वाल और कुमाऊं के पर्वतीय इलाकों में लोगों को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिल सकेंगे। रोडवेज के बाद इस समय करीब 1400 बसों का बेड़ा है, जिसमें 900 बसें रोडवेज की खुद की है। खुद की जो बसें हैं उसमें आधे से ज़्यादा बसें अपने 23 किलोमीटर और आयु पूरी कर चुके हैं, लेकिन बसों की कमी के अभाव में मजबूरन पुरानी बसों का संचालन करना पड़ रहा है। उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश उप महामंत्री विपिन बिजलवाण ने कहा कि रोडवेज हर छोटे बड़े निर्णय के लिए सरकार और शासन पर है, जो कि एक बड़ी समस्या बन चुकी है। रोडवेज को निर्णय लेने की पूरी स्वायत्तता दी जानी चाहिए। इस बारे में रोडवेज के महाप्रबंधक संचालक पवन मेहरा ने बताया कि 500 नई बसों का प्रस्ताव लगभग तैयार हो गया है। बेरोजगार संघ का 25 नवंबर को सचिवालय कूच का ऐलान। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अब तक आयु सीमा नहीं बढ़ाए जाने से नाराज बेरोजगारों ने 25 नवंबर को सचिवालय कूच का ऐलान किया है। संघ के उपाध्यक्ष राम कांडपाल ने कहा कि सरकार बेरोजगारों की मांगों को नहीं सुन रही है। मीडिया को जारी बयान में कांडपाल ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जा रहा है कि बीच भर्ती प्रक्रिया में बदलाव नहीं किया जाए तो उत्तर प्रदेश में RO भर्ती की परीक्षा प्रणाली में कैसे बीच भर्ती प्रक्रिया में बदलाव हो गए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 7 नवंबर को आया और यूपी और ARO परीक्षा प्रणाली का फैसला 16 नवंबर को लिया गया था। उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती में हाईकोर्ट ने बीच भर्ती में 3 साल की आयु सीमा में छूट दे दी है। महिला कल्याण के लिए अब हर विभाग को मिलेगा अलग से बजट। इकोनॉमी और इकोलॉजी के संतुलन को 9 सूत्र तैयार। फसलों की घेर बाढ़ को विशेष बजट मिले जोशी। केदारनाथ उपचुनाव की मतगणना आज। रुद्रप्रयाग नवनिर्वाचित विधायक होगा मद महेश्वर मेले में शामिल। गोपेश्वर में जिलाधिकारी के निरीक्षण में 5 कर्मचारी मिले नदारत। चमोली जनपद में संचार सुविधाएं होंगी मजबूत। पौड़ी में पटवारियों ने दी कार्य बहिष्कार की चेतावनी। पौड़ी बुखार मेले की तैयारियां समय पर करें पूरी, धन सिंह रावत। गढ़वाल विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति को लेकर किया गया प्रदर्शन। श्रीनगर ऐसा छात्र संगठन ने शुक्रवार को गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिल्डा परिसर गेट पर कुलपति की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। मौके पर गढ़वाल विश्वविद्यालय छात्र प्रतिनिधि प्रियंका खत्री ने कहा कि 31 अक्टूबर 2024 को गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, परंतु 22 दिन बीत जाने के बाद भी नए कुलपति की नियुक्ति नहीं हुई और न ही कोई कार्यवाहक कुलपति नियुक्त किया गया है, जिस कारण बड़े स्तर पर विश्वविद्यालय के आवश्यक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ
उपाध्यक्ष रॉबिन अग्रवाल ने कहा कि लंबा समय बीतने के बाद भी कुलपति की नियुक्ति नहीं हो पाना केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय और छात्रों के प्रति लापरवाह रवैये को दर्शाता है। कहा कि कुलपति की तैनाती को लेकर सभी असमंजस में है। हमारा कुलपति कौन है? ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट के 5 बड़े पुल बनकर हुए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के 19 में से 5 बड़े पुल बनकर तैयार हो गए। शेष 14 पुलों का निर्माण कार्य 2025 तक पूरा होना है। 80% सुरंगों का कार्य भी RVNL ने पूरे करने का दावा किया है। फिलहाल निगम ट्रैकिंग डिजाइनिंग के काम में जुटा है। जनवरी 2025 से ट्रैक बिछाने का कार्य शुरू करने की तैयारी है। यह जानकारी शुक्रवार को ऋषिकेश में हरिद्वार बाईपास मार्ग पर स्थित रेल विकास निगम लिमिटेड के कार्यालय में रेल विकास निगम के मुख्य परियोजना प्रबंधक अजीत यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान दी है। उनकी माने तो वर्ष 2026 के दिसंबर तक ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के लिए रेल दौड़ने लगेगी। उन्होंने परियोजना की प्रगति को साझा करते हुए बताया कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों की चुनौतियों के बीच परियोजना का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसमें अभी तक 28 टनल का ब्रेक थ्रू कर दिया गया है, जबकि 12 टनल ब्रेक थ्रू दिसंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। CPM ने बताया कि 125 किलोमीटर की यह रेल परियोजना उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कोरोना काल और पहाड़ की खुदाई में परीक्षण से इतर स्थिति भी देरी का कारण बनी है। धारचूला जल जीवी मेले में रंगारंग प्रस्तुतियों से मचाया धमाल। बागेश्वर के 11 वार्डों में पानी का संकट, लोगों का पारा चढ़ा। बागेश्वर नगर क्षेत्र में पीने के पानी का संकट दूर होने का नाम नहीं ले रहा। नगर पालिका के सभी 11 वार्डों को लोगों के लिए पानी पर्याप्त नहीं मिल पा रहा। पानी न मिलने से नाराज लोगों ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। उन्होंने जल महकमे पर क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाया। जल्द समस्या का समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। अर्जुन देव के नेतृत्व में लोग शुक्रवार को जल संस्थान कार्यालय पहुंचे, जहां नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। यहाँ हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि जल संस्थान की वितरण प्रणाली पूरी तरह से पटरी से उतर गई है। लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा। नंदीगांव, मंडलसेरा, बिलौना, कठायतवाड़ा, नंदीगांव, महनूर, बुंगा, चंडीगढ़ व ठाकुरद्वारा क्षेत्र में तीसरे दिन पानी मिल रहा है। लोग सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक पानी के इंतजाम में लगे हैं। नगर के कई क्षेत्रों में लंबे समय से गुलदार का आतंक भी बना हुआ है। रानीखेत में जन औषधि केंद्र के शीघ्र संचालन की उम्मीद। अल्मोड़ा हल्द्वानी राजमार्ग पर 7वें दिन भी नहीं चली बसें। अल्मोड़ा हल्द्वानी NH में अभी बसों से सफर करने वाले यात्रियों को राहत नहीं मिलने वाली है। लगातार 7वें दिन भी NH पर बसों का संचालन नहीं हो पाई। इससे बसों में सफर करने वालों को रानीखेत खैरना होते हुए तराई जाने का मजबूर होना पड़ा। क्वारब के पास पहाड़ी अब भी खतरनाक बनी हुई है। भले ही प्रशासन ने यहाँ से छोटे वाहनों के लिए आवाजाही शुरू कर दी, लेकिन बड़े और भारी वाहनों के लिए खतरा बरकरार है। शनिवार को पहाड़ी दरंग से बंद हुई आवाजाही 3 दिन बाद सुचारू हो पाई थी। देखरेख के बीच छोटे वाहनों को आगे भेजा जा रहा था। अल्मोड़ा से तराई को प्रतिदिन 10 से 12 रोडवेज और केमू बसों का संचालन होता है। अधिकांश लोग बसों से तराई को जाना पसंद करते हैं, लेकिन यात्रियों के रानीखेत खैरना से फेरा लगाते हुए आगे जाने का मजबूर होना पड़ रहा है। यात्री तराई पहुंचने के अतिरिक्त 43 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। वहीं क्वारब से आने वाली बड़े माल वाहनों को आवाजाही की अनुमति नहीं दी गई है।